धन्यवाद। थैंक यू मैम। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं जी मैम। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, इस अच्छा, शब्द से मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम, एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है। और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक कलर चुनने को कहा जाए जिसमें दोनों के गुण आ जाएं, तो आप कौन से रंग को चुनेंगे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के गुणों को समाहित करे अपने अंदर? कोई एक कलर? मैडम, सफ़ेद रंग मैं चुनूंगा, मेरा पसंदीदा रंग भी है। अच्छा, ठीक है। आपने अपने शौक में लिखा है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आप करते हैं? जी मैडम। नियमित रूप से करते हैं? मैडम, वीक में 4 या 5 दिन में करता हूँ। क्या क्या करते हैं उसमें आप? मैडम, मैं बर्पीज करता हूँ, कमांडो ट्रेनिंग करता हूँ, उसके अलावा लंजेस, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, रनिंग में मैडम मैं जनरली स्प्रिंट्स करता हूँ, उसमें 20 सेकंड स्प्रिंट, 20 सेकंड ब्रेक, उसको गिबाला टेक्निक बोलते हैं, वो जनरली मैं करता हूँ। तो रनिंग ये तो आप ट्रेडमिल पे करते होंगे? नहीं मैडम, मैं जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ कर लेता हूँ, अगर पार्क हो तो सबसे अच्छी चीज़ है, वरना ट्रेडमिल पे करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से भागता है, यानी कि मनुष्य, और जानवर जो 4 पैरों से भागता है, दोनों में से ज़्यादा तेज कौन भागेगा? मैडम, ये बॉडी साइज पे और आकारिकी पे ज़्यादा निर्भर करेगा। हाँ, कि कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं, और कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं जैसे कि घोड़ा, वो हमसे तेज भाग सकता है। तो शायद शरीर की जो आकार है, आकारिकी है, उस पर अधिक निर्भर करेगा। उस पर अधिक निर्भर करेगा। ठीक है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप मुझे बताइए राजस्थान के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम। मैडम, रांगैया राघव जी है, उसके अलावा विजयदान देथा जी हैं, मीराबाई, दादू दयाल, बिहारी लाल जी, ये सभी राजस्थान से। अच्छा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी मैडम, मैं भूल रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, सरोजिनी नायडू जी के बारे में सुना है आपने? जी मैडम। कौन थी? मैडम, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत की आज़ादी के बाद भी अनेक मंचों पर सक्रिय रही थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने बताया ना अभी, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, बर्पीज। जी मैडम। इन सब में कौन से बॉडी पार्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है? दिल का, फेफड़े का या पैरों का? मैडम, वैसे तो पूरा शरीर ही इसमें लगता है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा रोल पैरों और हाथों का ज़्यादा होता है। पैरों और हाथों का होता है, दिल और फेफड़े का योगदान नहीं होता? क्योंकि कोविड जब आया था तो उस समय जब वर्कआउट करते थे मास्क लगा के, तो पैर और हाथ कितने भी मजबूत हों, आप इजीली कर लेते थे वर्कआउट। मैडम, शायद ये दोनों बाहर रूप से दिखाई देते हैं तो शायद मैंने सोचा होगा, लेकिन हत्या के योगदान को भी नकार नहीं सकते। शायद सबसे इम्पोर्टेंट योगदान मैं मान सकता हूँ कि उसका होगा। अच्छा, एक घटना हुई राजस्थान में अभी, दौसा के लालसोट में, जहाँ पे किसी प्रसूता स्त्री की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर के अगेंस्ट में केस हो गया था हत्या के अपराध का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी उन डॉक्टर ने। आपको क्या लगता है, जो ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार समाज में हमारे सामने आती हैं, इनको रोकने में प्रशासन क्या भूमिका निभा सकता है? मैडम, इस प्रकार की घटनाओं को 2 तरीकों से डील किया जा सकता है। एक तो निवारक और दूसरी जागरूकता के स्तर पर। निवारक के स्तर पर ये होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, किसी भी डॉक्टर का ये मानना नहीं होता कि वे किसी भी पेशेंट को हानि पहुंचाए, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। और जहाँ तक उस प्रसूता का सवाल था, उसका जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उस मामले में डॉक्टर ने अपना भरसक प्रयास किया था। लेकिन जो तनाव है जो भीड़ के स्तर पर, उसको प्रशासन के द्वारा अच्छे से नियंत्रित करने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर को सुरक्षा के साथ साथ में भीड़ की किसी भी कार्रवाई को रोका जा सके। और अवेयरनेस जनरेशन के स्तर पर लोगों को भी इस बात के लिए सेंसिटाइज करना चाहिए कि जो डॉक्टर हैं वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं और उनके काम के स्तर पर उन पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप हिंदी साहित्य के कौन से कवि को पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैडम, अज्ञेय जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। निराला की कौन सी पंक्तियाँ आपकी पसंदीदा हैं? मैडम, उनकी कविता राम की शक्ति पूजा है, वो पूरी कविता ही
एक प्रकार से मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करती है। क्यों? मैम उस कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अगर ठान ले तो वो शक्ति की कठोर साधना के द्वारा किसी भी स्थिति पर विजय पा सकता है, इसलिए आपको। और जी। अज्ञेय जी की? अज्ञेय जी की मैडम असाध्य वीणा मुझे काफी पसंद है। असाध्य वीणा आपको अच्छी लगती है, ठीक है। रवि, जी सर। आपको स्मॉल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? जी सर। तो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप? सर कई स्तरों पर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। जैसे कोई एक बताइए। सर एक के स्तर पर जो अभी रिसेंटली हमने सर ऑर्गेनिक जो गेहूं है उसका उत्पादन शुरू किया। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश में भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ है। जी सर। कौन सा देश है वो? सर श्रीलंका में ऐसा हुआ है। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके अगर 2-3 मूल कारण बताने हो तो कौन से कारण है? सर पहला तो कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से वहाँ का जो एक मुख्यतः टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ है। दूसरा सर जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा डिसीजन दिए थे कि कोई भी कृत्रिम फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर लिया था उन्होंने, फिर उसको वापस ले लिया गया। जी सर। और तीसरा सर उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, तो उन नीतियों को मैं अभी तो वहाँ एक जो वहाँ के शासन में, जैसे भारत में भी हम लोग सुनते हैं कि परिवारवाद काफ़ी हावी रहता है। जी सर। तो एक समय में राजपक्सा फैमिली के कितने मेंबर्स थे वहाँ की सरकार में? अभी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कई मेंबर्स ने, लेकिन जब सारे थे तो कितने मेंबर्स थे? सर बताया जाता है कि 40 से अधिक परिवार है वो सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। और कैबिनेट की बात की जाए तो? सॉरी सर एग्जैक्ट नंबर अच्छा, नहीं पता। ठीक है। मुझे ये बताइए कि कभी कभी हम सुनते हैं कि भारत को एक टू फ्रंट सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। जी सर। तो ये टू फ्रंट सिचुएशन कैसी सिचुएशन होगी? सर टू फ्रंट सिचुएशन की जो एक तरफ पाकिस्तान के साथ में और दूसरी तरफ चाइना के साथ में हमें युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे समय के लिए भारत को कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध होगा वहाँ पर हमें तीनों सेनाओं का प्रयोग अधिक करना पड़ेगा। चाइना के साथ में थल सेना मुख्य रूप से रहेगी, उसके साथ में एयरफोर्स भी उसकी सहायक की भूमिका में रहेगी। तो एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक थिएटर कमांड के स्तर पर हमें प्रयास करने चाहिए ताकि तीनों सेनाओं में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। ठीक बात है। आप मुझे ये बताइए कि लगातार चाइना ने यूएस पे ये आरोप लगाया है कि वो जो एशिया पैसिफिक है, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक नहीं कहता है, वो एशिया पैसिफिक टर्म ही यूज़ करता है, वहाँ जो यूएस है वो एक 5-4-3-2 स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। तो क्या ये 5-4-3-2 यहाँ बायलैटरल रिलेशंस हैं और ये अलग अलग ग्रुपिंग्स के नाम हैं। सॉरी सर इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं जाके कुछ अंदाज़ा लगा पाएंगे? 5 अगर 4 जैसे क्वाड है तो 5 क्या है, 3 क्या है? सर 3 से मतलब ऑकस से होना चाहिए। बिल्कुल। 2 से मतलब अमेरिका का कोई बायलैटरल रिलेशंस हैं। 2 सर इंडिया हो सकता है। 5 में सर P5 या फिर सॉरी सर मुझे इसके आप बारे में देख ज़्यादा लीजिएगा। अंदाजा नहीं लगा। मुझे ये बताइए कि वेब 3.0 काफ़ी चर्चा में है कि अभी हम लोग वेब 2.0 यूज़ कर रहे हैं, तो वेब 3.0 और 2.0 में क्या फ़र्क आएगा? सॉरी सर इसके बारे में खुद को अपडेट नहीं कर पाया हूँ सर। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी लगातार वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं कि वोकल हो या लोकल के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या भारत कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ हम अपने लोकल प्रोड्यूस को ही आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है? नहीं सर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म ना होकर हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने का अधिक है, जिसमें हम लोगों ने टैरिफ अधिक नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग बट ऐसे ही अमेरिका फर्स्ट है, वो तो प्रोटेक्शनिज्म है। लेकिन सर वहाँ पर उन्होंने टैरिफ के स्तर पर वृद्धि की थी। जो चीन से आने वाले माल थे उन पर उन्होंने एक प्रकार से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे। भारत में इस प्रकार की कार्रवाई न करके हमारा ध्यान सिर्फ घरेलू उद्योगों के अधिक प्रोत्साहन देने पर है। थैंक यू रवि सर। रवि आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देख ली है? सॉरी सर मैं उसको देख नहीं पाया हूँ सर। मैं देख रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नहीं देख पाए, और मुझे लग रहा है कि ये एक योजना है कि प्रश्न से बचा जा सके। जी नहीं सर मैं सोच रहा था इसको देखने का, लेकिन समय नहीं निकाल पाया सर। अच्छा ठीक है। आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है अज्ञेय की लिखी हुई। जी सर। आपने IRTS पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या IAS आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर मैं मानता हूँ कि ये असाध्य वीणा नहीं है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं।
असाध्य वीणा जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो जैसे बहुत लोग असाध्य वीणा को साधने में लगे हुए थे, पर प्रियमवत कुछ वजहों से साध पाया, आईएएस बनने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, आपने ऐसा अलग से क्या किया कि आप इसके प्रियमवत मान लिए जाएं? सर मेरे में उस चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं है कि मैं अगर आईएएस नहीं बनूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ। सर मैंने ये माना है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, इसमें अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं आईएएस में जाऊंगा, अदरवाइज सर मैं इसी सर्विस में आगे के लिए अच्छा सोचूंगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो यूपीएससी में खराब आता है सिविल सेवाओं में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे यूपीएससी भी एक कारण है, क्योंकि यूपीएससी एक इनसेंसिटिव तरीके से इस विषय को देखता है। आप हिंदी माध्यम के बड़े ब्राइट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम की परफॉर्मेंस का लेवल सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं है जैसे पहले था एक ज़माने में, और क्या उपाय इसके किए जाने चाहिए सरकार को, यूपीएससी को या किसी भी मंच को, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हो सके? क्या एग्ज़ाम के सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ और? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूपीएससी एक बहुत ईमानदार संस्था है और इस प्रकार के किसी भी यूपीएससी पर किसी भी सवाल उठाना सही नहीं होगा। इसके लिए सर मैं दो प्रकार के उपाय सोच सकता हूँ, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म में ये होना चाहिए कि जो एक मुख्य समस्या अनुवाद को लेकर रहती है कि जो अनुवाद है वो बहुत ही यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत होते हैं, तो अनुवाद के स्तर पर अगर अच्छे से प्रयोग किए जाएँ तो शायद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि सर प्लेटो ने कहा है कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है। और सर इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो सर इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सर भारतीय भाषाओं को हमें अधिक सम्मिलित करना होगा। जैसा कि अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हम मेडिकल स्तर पर हम लोग भारतीय भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, तो उनके स्तर पर प्रोत्साहन देने की अधिक आवश्यकता है। सर जो तकनीक का विकास है वो असमानताओं को कम करता है या बढ़ाता है? मुझे दो एग्जाम्पल देके समझाइए कुछ ऐसे संदर्भ जहाँ तकनीक के विकास ने असमानताओं को या विषमताओं को बढ़ाया हो, और दूसरा जहाँ तकनीक के विकास ने विषमताओं को कम किया हो। सर एक उदाहरण से मैं दोनों समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। सर मोबाइल फ़ोन है तो उसने एक प्रकार से जो हमारा सूचना का अधिकार है उसके स्तर पर सारों को समान प्लेटफॉर्म पर रखा है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इंटरनेट के माध्यम से सूचना ग्रहण कर सकता है। वही मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट अगर महंगा है तो एक प्रकार से उसने डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दिया है कि जो हायर क्लास के लोग हैं उसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं और जो गरीब बच्चा है, गरीब स्टूडेंट है, उसको अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है रवि, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक डॉक्ट्रिन है हमारे संविधान में, संविधान का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन में उसका जिक्र किया, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है और किस किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है? सर मैं पूरी तरह से इससे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सूची में कोई मद शामिल है तो अगर मंशा किसी सरकार की सही है तो दूसरे सूची जैसे राज्य सूची के विषय पर भी अगर संघ कानून बनाती है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए रवि आपका नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर के बहुत महान व्यक्ति हुए। जी सर। ऐसी 5 समानताएं जो आप में और उनमें हो और हम, मतलब काल्पनिक नहीं असली। सर रविंद्रनाथ टैगोर जी से खुद की तुलना करने के लिए सर अभी मैं खुद को इतना सक्षम नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन दिशाओं में आप उनके जैसा होने की ओर अग्रसर हों उन दिशाओं को भी आप तुलना का बिंदु मान सकते हैं। सर एक ये है कि साहित्य में उनकी रुचि थी, साहित्य में मेरी रुचि है। ठीक है। दूसरा कि सर वो अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ थे और मैं भी अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ हूँ। जब तक कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने विचारों में परिवर्तन करता हूँ, अदरवाइज सर विचारों की दृढ़ता मेरे में है। तीसरा कि सर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं भी मानता हूँ कि सर मैं लोगों से जुड़ाव रखता हूँ, लोगों से संवाद करने में खुद को अच्छा मानता हूँ। ऐसे कौन से मुद्दे थे जहाँ महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में असहमतियाँ थीं? सर एक तो मशीनी विकास को लेकर उनमें दोनों में सहमति थी। दूसरा सर शिक्षा के अंदर क्या असहमति थी? महात्मा गांधी मानते थे कि सर जो हाथ से हस्तशिल्प के कार्य हैं वो उनको अधिक तरजीह दी जानी चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो विज्ञान है और मशीनों के प्रयोग को लेकर अधिक मानते थे कि उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा सर शिक्षा के स्तर पर महात्मा गांधी भारतीय जो विद्याएं हैं उन पर अधिक भरोसा करते थे,
और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया था। ठीक ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। मैं एक मिनट सर। आइए आइए आइए, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा अनुभव। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है सर, सही आंसर दिए, सोच समझ के दिए, और दिल पे नहीं आता था। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बार वो बात मतलब असाध्य में ना सध जाए। जी सर। इस बार तो सधनी चाहिए। मेंस तुम्हारा इस बार जबरदस्त हुआ ही है। जी सर। है ना? तो कोई ऐसी वजह नहीं है। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो बताएं। जैसे तुम जब आए थे 2 बटन लगा रखे थे। जी सर। उसको खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक उपाय ये हो सकता है कि एक ही बटन लगाओ ताकि वहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सर आज ही मन लगा था, वैसे मैं खुला ही रखता हूँ सर। हाँ, तो खुला भी ठीक। 2 बटन में कहीं खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, और वो 1-2 सेकंड भी थोड़े से ना कभी कभी चुभ सकते हैं किसी को। जी सर। बाकी सिटिंग विटिंग ठीक है। ड्रेस तो आपकी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया। आप बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। एक हिंदी का शब्द था, अब मैं वो मिस कर रहा हूँ, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था, बट मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या। देखो, एक तो उच्चारण की गलतियां क्या हैं, जो रीजनल टच होता है उसको हम गलती नहीं मानते। जी सर। जैसे एक शब्द था परिपक्व, अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। IDAS IRTS आपने बड़ा अच्छा बताया, पर ये वाला तर्क जो है कि IDAS में काम कम करना पड़ता है, इस पे पर रीथिंक कर सर। मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि काम करना पड़ता है, मैंने कहा सर वो ज़्यादा उसमें काम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है सर वो। हाँ, लेकिन भाव तो वही आता है। इससे अच्छा उत्तर मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। जी सर। लेकिन एक बार सोचो इस पे। सर ईमानदार आंसर दिए है, बाकी मैं और सोचता हूँ सर। हाँ, ईमानदार आंसर खैर है ही। जी सर। तो कोई बात ही नहीं। IDES IDAS AFHQ ठीक था। आपने डिफेंस में तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत बढ़िया तैयारी डिफेंस पे। हिजाब वाला भी आपका एनालिसिस ठीक था। उसमें बस ये ध्यान रखना कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है तो वो ऐसा कर सकता है। जी सर। ये कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। जैसे अभी भी केंद्रीय विद्यालय में